तो रिसेंटली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ हेड्स की मीटिंग हुई न्यू दिल्ली में 2020 में। और उसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू ने एक स्टेटमेंट दिया और उसमें इंडिया का स्टांस क्लियर करा कि एससीओ को हम किस तरीके से देखते हैं और एससीओ की हमारे लिए क्या रेलेवेंस है। जीएस मेंस पेपर 2 और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ के साथ प्रीलिम्स बेस्ड फैक्ट्स काफी सारे मैं इसमें बताने वाला हूं। सो प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो आपको हेल्प करेगा। प्रेजेंटेड बाय मी मुदत गुप्ता। 6 दिसंबर से सुबह 11 बजे हमारे अनअकैडमी पे स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी कॉम्बैट, दैट इज द गेमिफाइड यूपीएससी बैटल, इन विच आपको जो है अनअकैडमी के बेस्ट एडुकेटर्स क्वेश्चंस क्रिएट करेंगे। देयर वुड बी 60 क्वेश्चंस और साथ के साथ उन्हीं टॉप एडुकेटर्स के सोल्यूशन वीडियोस भी आपको मिलेंगे। तो यहां पे क्या होने वाला है कि आप टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, साथ के साथ आपको आपका स्कोर मिलेगा, लीडर बोर्ड मिलेगा, रेटिंग्स मिलेंगे और साथ के साथ अवार्ड्स मिलेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा यूपीएससी कॉम्बैट एक कंटेस्ट है, ये 45 मिनट्स का होने वाला है। 6 दिसंबर को सुबह 11 बजे, टाइम और डेट ध्यान रखना है। ये 45 मिनट्स का होने वाला है। 60 क्वेश्चंस होंगे, 6 सेक्शंस में बटा हुआ होगा पूरा टेस्ट और यहां पे टोटल 13 कॉम्बैट होने वाले हैं। बेसिकली ये जो कॉम्बैट होगा ये हर अल्टरनेट संडे होगा, मतलब कि अगर 6 तारीख को हो रहा है तो उसके बाद 6 के बाद 20 दिसंबर को होगा। इस तरीके से हर अल्टरनेट संडे, हर फोर्टनाइट बेसिस पे ये अनअकैडमी यूपीएससी कॉम्बैट कंडक्ट कराया जाएगा और इसमें जो भी फर्स्ट आएगा उसको एप्पल मैकबुक एयर मिलेगा अनअकैडमी की तरफ से, साथ के साथ एप्पल आईपैड मिनी अनअकैडमी की तरफ से, एंड जो थर्ड आएगा उसे एप्पल एयरपॉड्स मिलेंगे अनअकैडमी की तरफ से। साथ के साथ टॉप 100 रैंकर्स को 1000 रुपए के अमेजॉन वाउचर्स भी मिलेंगे। सो यहां पे आपको कंपीट करना है एंड यू कैन एनरोल फॉर दिस अनअकैडमी कॉम्बैट यूजिंग द रेफरल कोड मुदत गुप्ता, राइट। सो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो, सबसे पहले समझना है कि एग्जैक्टली एससीओ है क्या। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज बेसिकली अनाउंस्ड इन 2001। 2001 में दुनिया के 6 देशों ने मिलकर ये सोचा कि एक ग्रुप बनाते हैं। 6 कंट्रीज ने मिलकर सोचा कि एक ग्रुप बनाते हैं और ये बात हुई शंघाई में, ठीक है। 2002 में इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन करा जिसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग अग्रीमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट है। प्रीलिम्स में सीधा सीधा आ सकता है कि सेंट पीटर्सबर्ग अग्रीमेंट से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, तो आपको पता होना चाहिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 2003 में फाइनली इन्होंने अपनी फंक्शनैलिटी स्टार्ट करी थी, राइट। इनिशियली 6 मेंबर्स थे जिनका नाम है रशिया, चाइना, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान एंड कजाकिस्तान। ये 6 मेंबर्स ने 2001 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करी थी और उसके बाद फाइनली 2017 में जो इनका अस्ताना समिट हुआ था वहां पे इंडिया और पाकिस्तान को फुल मेंबरशिप दे दी गई थी। तो कहने का मतलब है अब टोटल 8 मेंबर्स हो चुके हैं। शुरुआत हुई थी 6 मेंबर से, 2 मेंबर्स को 2017 में और ऐड करा, टोटल हो गए 8 मेंबर्स। साथ के साथ जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो हेडक्वार्टर्स है दैट इज इन बीजिंग, चाइना में है। और इस ऑर्गेनाइजेशन की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, रशियन और चाइनीज। सीधा सीधा प्रीलिम्स का यहां से सवाल निकलते हैं। जो पूरी स्लाइड है ये आपको मेंस के इंट्रो, जीएस मेंस पेपर 2 में अगर एससीओ पे आंसर आता है तो उसके इंट्रो में, और प्रीलिम्स में जो सवाल निकलते हैं उनमें आपको ये हेल्प करने वाला है, राइट। तो टोटल 8 मेंबर्स हैं आज की तारीख में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। इस मैप में हमारे को देखना यह है कि ये जो सेंट्रल एशिया के 8 मेंबर्स हैं ये हैं कहां पे। देखिए ये है उज्बेकिस्तान, दिस इज उज्बेकिस्तान, दिस इज ताजिकिस्तान, दिस इज ताजिकिस्तान। ये कंट्री ये है तुर्कमेनिस्तान, दिस इज नॉट द मेंबर ऑफ एससीओ, इसलिए मैं इसको मार्क नहीं कर रहा। ये जो आप कंट्री देख रहे हो तुर्कमेनिस्तान है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ एससीओ, राइट। This is Kyrgyzstan. This is Kazakhstan. ये रशिया हो गया। This is China. This is Pakistan. And this is India. ये 8 देश हैं जो आपको मैप पे दिख रहे हैं जो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो इस पूरे एरिया में सिक्योरिटी, पीस और प्रोस्पेरिटी के लिए, इस पूरे एरिया में सिक्योरिटी, पीस, प्रोस्पेरिटी के लिए हमने ये ग्रुप बनाया जिसका नाम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अपार्ट फ्रॉम द 8 मेंबर्स, और जो हमने देखा कि इसका सेक्रेटेरिएट बीजिंग में है, इसका हेडक्वार्टर्स बीजिंग में है। बेसिकली ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसकी 2 परमानेंट बॉडीज हैं, इसके 2 परमानेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। पहला तो हो गया सेक्रेटेरिएट जो बीजिंग में लोकेटेड है, अभी बताया। दूसरा हो गया रैट्स। रैट्स का मतलब होता है रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए, इंसर्जेंसी, एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए
शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक डेडिकेटेड बॉडी बनाई है जिसका नाम है रैट्स, और ये ताशकेंत में लोकेटेड है। तो देखिए, शंघाई कॉपरेशन की दो मेजर बॉडीज हैं, एक तो इसका सेक्रेटेरिएट हो गया, हेडक्वार्टर्स, जो कि बीजिंग चाइना में है, और दूसरा हो गया रैट्स जो कि ताशकेंत में है, राइट। अपार्ट फ्रॉम द फुल टाइम मेंबर्स, ये जो 8 फुल टाइम मेंबर्स हमने देखे, इन 8 फुल टाइम मेंबर्स के अलावा 4 ऑब्जर्वर मेंबर्स भी हैं, बेलारूस, ईरान, अफगानिस्तान और मंगोलिया। ये 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं, और इन ऑब्जर्वर स्टेट्स के अलावा 6 डायलॉग पार्टनर्स भी हैं कि इनसे कभी कभी बातचीत कर ली जाती है ओवरऑल रीजनल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ये कंट्रीज कौन सी हैं? अजरबैजान और आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, टर्की और श्रीलंका। तो 4 हो गए ऑब्जर्वर स्टेट्स और 6 हो गए डायलॉग पार्टनर्स। अगर मैं इसे करंट अफेयर से लिंक करूं तो आपको पता है कि आर्मेनिया और अजरबैजान में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चालू था, इनके बीच में काफी ज्यादा फायरिंग वगैरह भी हुई रिगार्डिंग द डिस्प्यूटेड एरियाज। सो यहां पे अगर आपको शंघाई कॉपरेशन के ऊपर आंसर लिखने के लिए आता है जीएस मेंस पेपर 2 में, तो आप ये पॉइंट मेंशन कर सकते हो कि देखो, ये जो बॉडी है इसमें काफी बड़ी बड़ी पावर्स हैं इंक्लूडिंग चाइना, रशिया एंड इंडिया। तो अगर ये बॉडी चाहे तो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे कि आर्मेनिया अजरबैजान का हुआ था, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में भी ये एससीओ काफी कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकता है फॉर ओवरऑल रीजनल सिक्योरिटी। पूरे रीजन की ओवरऑल सिक्योरिटी के लिए भी शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काफी कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है। तो इस तरीके से आप रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट के संदर्भ में भी, उस कॉन्टेक्स्ट में भी आप शंघाई को मेंशन कर सकते हो। ये जो पर्टिकुलर बॉडी है एज पर इट्स ऑफिशियल वेबसाइट, इनका जो एजेंडा है दैट इज पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड मल्टीलेटरल कोऑपरेशन इन अदर डोमेन्स। मतलब कि पूरे रीजन में शांति बहाली होनी चाहिए, एक सिक्योरिटी का एटमॉस्फेयर होना चाहिए, आतंकवाद नहीं होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। तो देखिए, इनका स्टेटेड एजेंडा है कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, तो मतलब कि आर्मेनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट में दे कैन डेफिनेटली प्ले अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल, क्योंकि इन्होंने खुद बोला कि हमारे को शांति चाहिए रीजन में। और जब आपके डायलॉग पार्टनर्स ही आपस में लड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकते हो यहां पे, राइट। सो शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पूरे रीजन की सिक्योरिटी में काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रोल है। सवाल उठते हैं कि जो 2020 में समिट हुआ, जो अभी कल परसों में एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स का समिट हुआ, उसमें इंडिया का क्या स्टैंड था, इंडिया बेसिकली उसमें क्या अपना पक्ष रखना चाहता था। आगे बढ़ने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे ज्वाइन कर लीजिए। और अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस में एंटर करने के लिए और प्लस कोर्सेज को सब्सक्राइब करने के लिए आपको मेरा रेफरल कोड यूज करना है, मुदत गुप्ता। सिंपली मेरा नाम डालना है, कुछ लंबा चौड़ा नहीं है, सिंपली मेरा नाम डालना है एंड आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा पेड कोर्सेज पे और फ्री एंट्री मिलेगी स्पेशल क्लासेस में यूजिंग दिस रेफरल कोड। नाउ टॉकिंग अबाउट समिट 2020, सबसे पहले यहां पे हेल्थ डिप्लोमेसी की बात करी गई। देखिए, अब ये जो पूरा का पूरा वीडियो होने वाला है, यहां पे मैंने हाइलाइटर यूज करा हुआ है। आप देखिए यहां पे जैसे हेल्थ डिप्लोमेसी ग्रीन में है, नीड रिफॉर्म्स रेड में है, रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म रेड में है। तो बेसिकली मैंने क्या करा है कि मेंस आंसर राइटिंग में जो आपको कीवर्ड्स लिखने हैं ना, उनको मैंने यहाँ पे हाइलाइटर से हाईलाइट कर दिया है। तो ये जो हाइलाइटेड वर्ड्स हैं, इनके ऊपर आपका मेजर फोकस होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपको पूरा का पूरा जो वीडियो है वो याद रह जाएगा और आपको मेंस में इन्हीं कीवर्ड्स के अराउंड अपना पूरा आंसर लिखना होगा, राइट। तो अभी अगर आप नोट्स भी बना रहे हो साथ में, तो इन्हीं हाईलाइटेड कीवर्ड्स के ऊपर ज्यादा फोकस करो। तो अगर मैं बात करूं समिट 2020 की, तो इंडिया ने सबसे पहले बोला कि क्योंकि कोरोना फैल रहा है, कोविड-19 फैला हुआ है, इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ चैंपियन इन द हेल्थ इश्यूज। मतलब कि हमारे को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा वैक्सीन मैन्युफैक्चर की जाती हैं, हमारे यहाँ जेनरिक ड्रग्स और चीप मेडिसिन प्रोड्यूस की जाती हैं। तो इंडिया ने यह बोला कि इंडिया जो है शंघाई कॉपरेशन के मेंबर्स, ऑब्जर्वर मेंबर्स और डायलॉग पार्टनर्स के साथ अपना एक्सपर्टीज हेल्थ के डोमेन में शेयर करने को तैयार है। जो हमारी मेडिकल प्रैक्टिसेस हैं, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, पीपीईज हैं, और आगे जाके जब दुनिया में वैक्सीन बन जाएगी उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया सब हैंडल कर लेगा। मतलब कि इंडिया इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि हेल्थ डिप्लोमेसी को बढ़ावा दिया जाएगा और इंडिया सारे ही मेंबर देशों को कोविड से लड़ने में मदद करेगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने बोला कि जब कोरोना फैला तो उस टाइम पे डब्ल्यूएचओ का रोल कुछ ज्यादा कंस्ट्रक्टिव नहीं था। मतलब कि कोरोना को रोकने के लिए उन्होंने कुछ बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्टिव नहीं करा, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। तो यहां पे इंडिया ने सजेस्ट करा कि जितने भी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, दुनिया के जो बड़े बड़े मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें रिफॉर्म होना चाहिए। रिफॉर्म होना चाहिए मतलब कि बदलाव होना चाहिए।
आपको पता है कि जो यूनाइटेड नेशंस और उसकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अलग अलग उसके ऑर्गन्स हैं और एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सारी की सारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 के बाद बनी थी। मतलब कि ये जितनी भी बॉडीज हैं ये उस टाइम का 1940s और 50s का एक वर्ल्ड ऑर्डर शो करती हैं। इंडिया का यहां पे कहना है कि आप आज की करंट रियलिटीज को रिफ्लेक्ट करने के लिए, आज की करंट पावर डायनेमिक्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए इन बॉडीज को रिफॉर्म करिए ताकि हमारे को भी डिसीजन मेकिंग में एक रोल मिल सके और ये बॉडीज जो है इफेक्टिवली फंक्शन कर सकें। जब तक आप इन बॉडीज को बदलते हुए टाइम के साथ रिफॉर्म नहीं करोगे तो ये जो है एकदम बेकार हो जाएंगी, दे विल गो आउटडेटेड और इनका दुनिया में रेलेवेंस बचेगा नहीं। अगर आप इनको रेलेवेंट रखना चाहते हो तो इनमें रिफॉर्म की सख्त जरूरत है। तो हेल्थ और हेल्थ एसोसिएटेड मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, इसकी इंडिया ने यहां पे बात करी कि डब्ल्यूएचओ में रिफॉर्म्स की सख्त जरूरत है। साथ के साथ इंडिया ने बात करी कि देखिए, अगर आप कोविड से लड़ना चाहते हो, कोविड से एसोसिएटेड स्लोडाउन से लड़ना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ट्रेड और इन्वेस्टमेंट तो प्रमोट करना ही पड़ेगा। मतलब कि बिना ट्रेड और इन्वेस्टमेंट प्रमोट करे आप कोविड के स्लोडाउन से, कोविड के रिसेशन से लड़ नहीं सकते हो। अगर आपको उसकी नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन, जो हर जीडीपी नेगेटिव में जा रहा है, हर देश का जीडीपी नेगेटिव में जा रहा है, चाइना को छोड़ दे तो, अगर आपको नेगेटिव जीडीपी और कॉन्ट्रैक्शन से लड़ना है तो आपको ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोट करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के लिए सबसे जरूरी है कि जो डब्ल्यूटीओ के ग्लोबल ट्रेड रूल्स हैं उनका पालन किया जाए। दुनिया में जितने भी ट्रेड रूल्स हैं उनका अच्छे से जो है नियमित तरीके से पालन किया जाए और सारे ही कंट्रीज ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से अपना मार्केट एक्सेस दें। यहां पे रेफरेंस था चाइना को। मतलब कि चाइना क्या करता है, अपना सामान तो एक्सपोर्ट करता रहता है, लेकिन अगर दूसरी कंट्री चाइना में एक्सपोर्ट करना चाहे तो चाइना उनको कहता है नहीं, मैं आपके गुड्स अपने देश में नहीं आने दूंगा। इंडिया ने इनडायरेक्टली बिना चाइना का नाम लिए ये बात बोली कि चाइना ये गलत करता है, उसे हमारे को मार्केट एक्सेस देना चाहिए। राइट, तो इंडिया ने ये बात सीधी सीधी रखी कि अगर आपको कोविड रिलेटेड स्लोडाउन से लड़ना है तो ये चाइना जैसी बड़ी बड़ी मार्केट है, इनको हमारे को मार्केट एक्सेस देना चाहिए जिससे कि हम लोग यहां पे ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। अगर हम ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे देश की इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और तरक्की होगी। तो ये इंडिया ने यहां पे प्रपोज करा चाइना के इनडायरेक्ट रेफरेंस में। नाम नहीं लिया, इनडायरेक्टली बोला इंडिया ने। साथ के साथ बोला कि अगर आप कोरोना से लड़ना चाहते हो तो आपको ट्रेड और इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको जो है ज्यादा से ज्यादा एफडीआई, एफपीआई, एक्सपोर्ट्स, ये सब चाहिए। लेकिन इंडिया ने बोला कि ये सब तभी पॉसिबल है जब आप एक शांति के माहौल में ट्रेड करो। कहने का मतलब है अब यहां से एक लिंक निकलता है आतंकवाद का। इंडिया ने बोला आतंकवाद के साए में, इन द लाइट ऑफ टेररिज्म, इन द शैडो ऑफ टेररिज्म, नो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कैन टेक प्लेस। मतलब कि अगर पूरे रीजन में सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, शक का एक माहौल है, एक आतंकवाद का माहौल है, एक्सट्रीमिज्म फैला हुआ है, तो उस माहौल में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकता, उस माहौल में कोई प्रॉस्पर कर नहीं सकता। तो कहने का मतलब है कि ये जितने भी देश हैं, अब देखो जब मार्केट एक्सेस की बात हुई तो चाइना का इनडायरेक्ट रेफरेंस था, अब जब आतंकवाद की बात हो रही है तो इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया जा रहा है यहां पे पाकिस्तान को। इंडिया ने बोला कि किसी भी देश को टेररिज्म की पॉलिसी फॉलो नहीं करनी चाहिए, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को खत्म करना चाहिए और जितने भी देश आतंकवाद, टेरर फाइनेंसिंग, टेरर फंडिंग और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी जमीन पे अलाउ कर रहे हैं ऑपरेट करने के लिए, उनको कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए आतंकवाद के खिलाफ, जिससे कि पीस और स्टेबिलिटी आए। पीस और स्टेबिलिटी आएगी तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ट्रेड इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो कोरोना के स्लोडाउन से हमारे को लड़ने की शक्ति मिलेगी। तो ये पूरा का पूरा एक चेन है जो सारे के सारे एससीओ मेंबर्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहां पे इंडिया ने कड़े शब्दों में ये बोला, पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए, पाकिस्तान का रेफरेंस देते हुए, कि आतंकवाद का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है और हमारे को आतंकवाद हर फॉर्म और मैनिफेस्टेशन में खत्म करना होगा। हर प्रकार का आतंकवाद, चाहे किसी भी प्रकार का आतंकवाद हो, इकोनॉमिक टेररिज्म या फिर केमिकल वेपन्स या फिर इंसर्जेंसी, एक्सट्रीमिज्म, किसी भी प्रकार का साइबर टेररिज्म, किसी भी प्रकार का टेररिज्म है वो हमारे को खत्म करना ही पड़ेगा, साथ में मिलके। राइट। इसके अलावा इंडिया ने एक बात और बोली। बेसिकली क्या हुआ कि अभी तक जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समिट्स रहे हैं उसमें कई बारी पाकिस्तान ने क्या करा, कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश करी है। अब देखिए, जिस देश में ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होती ना, उसका दिमाग सिर्फ एक ही जगह पर रहता है, कश्मीर में। इनको कुछ और तो सूझता नहीं है, ना ही इनके इंडस्ट्री है, ना ही इनका कोई ट्रेड और डेवलपमेंट है, बाकी तो आप समझदार हो ही।
तो कहने का मतलब यह है इनका ध्यान हर जगह सिर्फ कश्मीर पर रहता है। यूनाइटेड नेशन से लेकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन से लेकर शंघाई, शंघाई से लेकर बायलैटरल डायलॉग तक इनको सिर्फ कश्मीर 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 दिखता है। इसके अलावा इनकी जिंदगी में कोई एजेंडा है ही नहीं। कहने का मतलब है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने कई बार कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश करी। अब सीधी सी बात है, आप खुद समझदार हो, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक मल्टीलेटरल फोरम है। मल्टीलेटरल फोरम का मतलब होता है कि वहां पे 7-8 देश इकट्ठे बैठे हैं। तो जो एक रिस्पेक्ट होती है वो ये कहती है कि जब सारे लोग साथ बैठे हो तो आपको ऐसी बात करनी चाहिए जो सबके इंटरेस्ट की हो। कहने का मतलब है मल्टीलेटरल फोरम्स में हमेशा वो बात करनी चाहिए जिसमें 8 के 8 देश इंटरेस्टेड हो, इन्वॉल्व हो, उनका कुछ ना कुछ फायदा हो रहा हो। वहां पे कश्मीर का मुद्दा उठा के कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी शिमला अग्रीमेंट के अंदर हमने बोल रखा 1972 कि जितने भी बायलैटरल डिस्प्यूट्स हैं उनको कहीं और उठाना नहीं है। वी विल नॉट इंटरनेशनलाइज द बायलैटरल डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कहने का मतलब यह है कि इंडिया ने यहां पे बोला कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्टर है, चार्टर का मतलब जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल होता है, वैसे ये जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस होती है इनके जो रूल बुक होती है उसके आगे एक चार्टर दिया होता है, राइट। तो प्रियम्बल की तरह ही मानो इसे। तो जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का चार्टर है वो ये कहता है कि इस फोरम में कोई भी बायलैटरल मुद्दा नहीं उठाया जाएगा। बायलैटरल मुद्दे का मतलब होता है दो देशों का जो आपस का मुद्दा है वो नहीं उठाया जाएगा। फॉर एग्जांपल इंडिया चाइना के बीच में डोकलाम को लेके, इंडिया चाइना के बीच में लद्दाख को लेके, इंडिया चाइना के बीच में अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को लेके डिस्प्यूट चालू है। लेकिन इंडिया और चाइना ने कभी भी वो मुद्दे आपस के मल्टीलेटरल फोरम्स यूनाइटेड नेशंस और शंघाई कोऑपरेशन में नहीं उठाए। लेकिन पाकिस्तान को ये समझ नहीं आएगा। वैसे भी चार्टर इंग्लिश में था तो उम्मीद है कि इन्हें समझ तो वैसे ही नहीं आएगा, राइट। तो पाकिस्तान का रेफरेंस देते हुए इंडिया ने यहां पे ये बोला कि ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का चार्टर है साफ साफ बोलता है कि यहां पे बायलैटरल मुद्दे नहीं उठाए जाएंगे, सिर्फ मल्टीलेटरल मुद्दे उठाए जाएंगे एंड हेंस पाकिस्तान को ये अपना कश्मीर का मुद्दा यहां पे रोकना पड़ेगा। इसके अलावा इंडिया ने बहुत अच्छी चीज एक प्रपोज करी। क्या? इंडिया ने बोला ठीक है सिक्योरिटी पे तो हम काम कर रहे हैं, रीजनल प्रोस्पेरिटी भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे को अब बात करनी पड़ेगी धंधे की भी। बिजनेसेस अगर प्रमोट करने हैं तो हमारे को कुछ अलग करना पड़ेगा। इंडिया ने प्रपोज करा कि एक ग्रुप बनाया जाना चाहिए, दैट इज स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन। आपको पता है कि इंडिया में दुनिया के तीसरे लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप्स हैं, राइट। उन स्टार्टअप्स को और उन इनोवेटिव स्टार्टअप्स को पुश देने के लिए इंडिया ने बोला कि एक वर्किंग ग्रुप बनाया जाना चाहिए स्टार्टअप्स और इनोवेशन पे, राइट। इसी के साथ साथ इंडिया ने एक बात और बोली। देखिए इंडिया ने क्या बोला कि ये जो एंटीबायोटिक्स और ये जो एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम है ये काफी ज्यादा महंगा है और हर कोई इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। दुनिया में काफी सारे गरीब देश हैं, एशिया में, अफ्रीका में। इन गरीब देशों के जो लोग हैं वो महंगी दवाइयां अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इंडिया ने बोला कि देखो हमारे जो वेदास हैं और हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम है जैसे कि योगा, यूनानी, नेचुरोपैथी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सब योगा और ये सब जो है ये काफी सारी बीमारियां क्योर कर सकता है इन अ कॉस्ट इफेक्टिव वे। इंडिया का कहने का मतलब था कि एलोपैथिक सिस्टम के अलावा हमारे को ट्रेडिशनल मेडिसिन पे भी ध्यान देना चाहिए जिससे कि सारे के सारे एससीओ मेंबर्स का फायदा हो सके हेल्थ के मामले में। अगेन देखो हेल्थ डिप्लोमेसी प्रमोट हो रही है फिर से। तो यहां पे बोला गया कि एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया जाएगा ट्रेडिशनल मेडिसिन पे। तो देखो शंघाई कोऑपरेशन का जो एजेंडा है उसको किस तरीके से यहां पे प्रमोट किया जा रहा है, उसको किस तरीके से एक्सपैंड किया जा रहा है। पहले बात हुई सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी की, लेकिन अब धीरे धीरे हम बिजनेस, स्टार्टअप्स और इनोवेशन, साइंटिफिक रिसर्च और ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात भी करने लगे हैं इस ग्रुप में, राइट। तो कहने का मतलब है इकोनॉमी और हेल्थ यहां पे काफी ज्यादा सेंटर स्टेज पे रहे हैं, काफी ज्यादा प्राइम फोकस पे रहे हैं। तो कहने का मतलब है जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो अब सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी तक सीमित नहीं है, उसमें इकोनॉमी और हेल्थ की भी बातें होने लगी हैं। तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में ध्यान से लिखना जो लिखोगे। यूजुअली क्या होता था, पहले जो लोग लिखते थे वो ये लिखते थे कि शंघाई कोऑपरेशन इज अ सिक्योरिटी ग्रुप। बिल्कुल सिक्योरिटी ग्रुप है, वो रीजनल सिक्योरिटी देखता है, लेकिन ये सारा का सारा एजेंडा देखते हुए आपको समझ आएगा कि सिक्योरिटी के साथ साथ वो इकोनॉमी और हेल्थ की भी बात करने लगा है, वो ट्रेड की भी बात करने लगा है, वो इन्वेस्टमेंट की भी बात करने लगा है। तो मतलब कि जो उस ग्रुप का एजेंडा है वो बढ़ रहा है, ग्रुप एक्सपैंड कर रहा है, राइट। इसके अलावा एम वेंकैया नायडू ने स्पेशल फोकस देते हुए बोला कि हमारे को एमएसएमई सेक्टर में भी कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, क्योंकि एमएसएमईज जो है वो हमारी जॉब क्रिएशन और एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत ज्यादा वाइटल हैं। एग्रीकल्चर के बाद जो सबसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट होती हैं वो एमएसएमई सेक्टर में होती हैं।
इसी चीज को स्ट्रेस करते हुए हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने बोला कि सारे के सारे एससीओ नेशंस को एमएसएमई डोमेन में भी कोलैबोरेट करना चाहिए। स्टार्टअप और इनोवेशन का तो अलग हो गया, जो स्पेशल वर्किंग ग्रुप बनाया, यहां पे स्पेशल फोकस दिया गया एमएसएमई सेक्टर पे। इसी के साथ इंडिया में एक स्कीम चलती है, नेशनल सर्विस स्कीम। इस नेशनल सर्विस स्कीम में बेसिकली ये होता है कि जो हमारे देश का यूथ है वो गांव-गांव जाके, गली गली जाके डेवलपमेंट का काम करता है, वैक्सीनेशन, सैनिटेशन, विमेन राइट्स, चाइल्ड राइट्स और हेल्थ और बुजुर्गों का, डिसेबल्ड का, इन सब के फायदे की बात करता है, काम करता है, ग्रास रूट लेवल पे काम करता है। इंडिया ने ये स्कीम एससीओ में बताई कि देखो हमारा यूथ कितना अच्छा कंस्ट्रक्टिव काम कर रहा है ग्रास रूट लेवल पे। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को स्कीम काफी अच्छी लगी, नेशनल सर्विस स्कीम। इसके बारे में आप एक बार पढ़ लेना फटाफट। बेसिकली स्कीम में कुछ नहीं होता, जो हमारे यूथ है, जो कॉलेज गोइंग यूथ है, वो अलग अलग जगहों पे कैंप्स, वैक्सीनेशन कैंप्स, मेडिसिन कैंप्स, ये सब जो है अलग अलग तरीके की कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज लेते हैं फॉर नेशन बिल्डिंग। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को लगा कि ये स्कीम बहुत अच्छी है, तो उन्होंने क्या करा कि इस पर्टिकुलर स्कीम को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो यूथ काउंसिल है, बेसिकली एक ऐसा काउंसिल जहां पे सारे देशों के यूथ को एंगेज किया जाता है, उसके साथ से इंटीग्रेट कर दिया। इन्होंने बोला कि जो बाकी देशों का यूथ है उसको भी हम इस स्कीम के बारे में बताएंगे, नेशनल सर्विस स्कीम के यूथ के बारे में। राइट। इसके अलावा इंडिया ने रिसेंटली 2020 में ही एक समिट ऑर्गेनाइज करा था जिसका नाम था यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव। यहां पे जो हमारे यंग साइंटिस्ट हैं, यंग साइंस ब्रेन्स हैं, उनको बुला के R&D की बात करी गई थी। तो देखिए, शंघाई कोऑपरेशन में सिक्योरिटी के अलावा ट्रेड, इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट, हेल्थ, यूथ, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स और साइंस की भी बात होने लगी है। साथ के साथ यहां पे काफी ज्यादा फोकस दिया गया बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी पे। मतलब कि चाइना इज अ बुद्धिस्ट कंट्री, हमारे को पता है। साथ के साथ बाकी देशों में भी थोड़ा थोड़ा एलिमेंट बुद्धिज्म का है, और इंडिया में तो बुद्धिज्म ओरिजिनेट ही हुआ था। इंडिया ने बोला कि बुद्धिज्म हमारे को सिखाता है पीस एंड प्रोस्पेरिटी, सब जगह शांति होनी चाहिए। तो यहां पे इंडिया ने बोला कि सारे देश जो है वो बुद्धिज्म से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, एंड हेंस वी शुड फॉलो द टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म। हमारे को बुद्धिज्म की टीचिंग्स फॉलो करनी चाहिए, और पूरे रीजन में उसी टीचिंग्स को, बुद्धा की टीचिंग्स को फॉलो करते हुए हमारे को एक कॉमन सिक्योरिटी रीजन बनाना चाहिए कि पूरे एरिया में सिर्फ और सिर्फ शांति है। राइट। इसी के साथ साथ लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए इंडिया के 10 बेस्ट लिटरेचर बुक्स को रशियन और चाइनीज में कन्वर्ट करा गया। अच्छा, आपको रिवाइज करवा दूं, रशियन और चाइनीज जो है वो एससीओ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी हैं। राइट। तो बेसिकली यहां पे इंडिया ने क्या बात करी कि कोविड से हमारा जो दुनिया है वो जूझ रहा है, इकोनॉमिक रिकवरी हमारे को चाहिए जो कि आएगी फ्री, फेयर एंड ओपन मार्केट से, जो कि आएगी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से, सप्लाई चेन्स को डेवलप करने से, ट्रेड इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से, और ये सब तभी पॉसिबल है जब शांति का माहौल हो, आतंकवाद खत्म किया जाए। इसके अलावा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स, बुद्धिज्म, यूथ, कल्चर, नेशनल सर्विस स्कीम, साइंस टेक, एनवायरमेंट, R&D, ट्रेड, इन सब के बारे में भी बात करी गई। मतलब कि जो शंघाई कोऑपरेशन का एजेंडा है उसको काफी ज्यादा ब्रॉडन किया गया, और ये उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इस पर्टिकुलर ग्रुप से काफी ज्यादा रीजनल सिक्योरिटी और प्रोस्पेरिटी आएगी। राइट। अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करने के लिए यू कैन यूज माय रेफरल कोड मदद गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे जरूर ज्वाइन करिए। साथ के साथ अनअकैडमी पे हमारा यूपीएससी कॉम्बैट 60 क्वेश्चंस 45 मिनट्स, लाइव रैंकिंग, साथ के साथ बहुत सारे प्राइजेस, लीडर बोर्ड, ऑल्टरनेट संडे को होगा 13 कॉम्बैट्स होंगे ऐसे टोटल, जिसमें 6 सेक्शंस होंगे। सो डू एनरोल फॉर अनअकैडमी कॉम्बैट, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। डू यूज द रेफरल कोड मदद गुप्ता टू एंटर द स्पेशल क्लासेस एंड द प्लस कोर्सेज। थैंक यू वेरी मच।